हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द लर्नर पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि हमें बायोलॉजी क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 रीड कर रहे हैं। उसके अंदर हमने मोनेरा प्रोटिस्टा को कवर कर लिया। आइए आज अपने स्टार्ट करते हैं फंजाई जगत। फंजाई जगत के अंदर फंजाई को सबसे पहले अपने क्या बोलते हैं, कवक भी बोलते हैं। तो परपोषी जीवों में फंजाई कवक का जीव जगत में विशेष अद्भुत स्थान है। अद्भुत स्थान का मतलब कहाँ पे है अद्भुत स्थान? परपोषी जीवों में। यानी कि यहाँ से ये तो पता लग गया कि फंजाई अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती, वह परपोषी की फॉर्म में, परजीवी की फॉर्म में दूसरे जीव पर निर्भर होती है। इनकी आकारिकी तथा वास स्थानों में बहुत भिन्नता होती है। आपने नम रोटी व सड़े हुए फलों में कवक को देखा होगा, बिल्कुल देखा है। सामान्य छत्रक, मशरूम तथा कुकरमुत्ता को क्या बोलते हैं? टोडस्टूल भी फंजाई है। तो मशरूम और टोडस्टूल किसका एग्जाम्पल है? फंजाई का। आगे बढ़ते हैं। सरसों की पत्तियों पर स्थित सफ़ेद धब्बे परजीवी फंजाई के कारण होती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, मैच के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। सरसों की पत्तियों पर स्थित सफ़ेद धब्बे किसके कारण होते हैं? तो फंजाई के कारण होते हैं। कुछ एक कोशिक फंजाई यानी कि यूनिसेलुलर जैसे यीस्ट का उपयोग, ये पेपर में आता होता है कि यीस्ट कैसी फंजाई है? तो यूनिसेलुलर फंजाई है। यीस्ट का उपयोग रोटी तथा बियर बनाने के लिए किया जाता है। तो यीस्ट का उपयोग पूछा जाता है, इसका उपयोग होता है रोटी और बियर बनाने के अंदर। और यीस्ट कैसी फंजाई है? तो यूनिसेलुलर फंजाई है। सरसों की पत्तियों पर जो स्थित सफ़ेद धब्बे हैं वो किसके कारण होते हैं? फंजाई के कारण होते हैं। अन्य फंजाई पौधों तथा जंतुओं के रोग के कारण होते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं में कीट रोग पक्सीनिया के कारण होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है पक्सीनिया। सबसे पहले तो गेहूं के अंदर होने वाले रोग का नाम पूछा जाता है तो कीट रोग। गेहूं के अंदर कौन सा रोग होता है? कीट रोग। किसकी वजह से होता है? फंजाई की वजह से। किसकी वजह से होता है? फंजाई की वजह से। उस फंजाई का नाम क्या है? पक्सीनिया। क्या नाम है? पक्सीनिया। तो ये क्वेश्चन आता है। उदाहरण के लिए गेहूं में कीट रोग पक्सीनिया के कारण होता है। कुछ फंगल जैसे पेनिसिलियम से प्रतिजैविक एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। फर्स्ट एंटीबायोटिक एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किससे डिस्कवरी की थी? पेनिसिलियम से। पेनिसिलियम, ये भी याद रखना है। पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक का निर्माण होता है। पेनिसिलिन से डिस्कवरी की थी पेनिसिलियम की, जो कि काम करती है एज ए एंटीबायोटिक की। किसने डिस्कवरी की थी? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ठीक है। फंजाई विश्वव्यापी है। फंजाई विश्वव्यापी का मतलब क्या है? यह हर जगह होती है। ये हवा, जल, मिट्टी में तथा जंतु व पौधों में पाई जाती है। ये गर्म तथा नम स्थानों पर सरलता से उग जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने भोजन को रेफ्रिजरेटर में क्यों रखते हैं? हाँ, इससे हम अपने भोजन को बैक्टीरिया अथवा फंजाई के कारण खराब होने से बचाते हैं। फंजाई तंतुमयी होती है। कैसी होती है? फिलामेंट की फॉर्म में होती है। लेकिन यीस्ट को एक यूनिसेलुलर भी कहते हैं। यीस्ट कैसा होता है? यूनिसेलुलर। इसका अपवाद है। सारी जो फंजाई होती है वो फिलामेंट की फॉर्म में होती हैं, पर एक यीस्ट है वो कैसा होता है? यूनिसेलुलर। ये लंबी पतली धागे की तरह की संरचनाएं होती हैं जिन्हें कवक तंतु
कहते हैं। कवक तंतु के जाल को कवक जाल माइसीलियम कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है माइसीलियम, कवक जाल। जो अपने कवक तंतु होते हैं वो मिलकर जाल बनाते हैं जिसे कवक जाल माइसीलियम कहते हैं। कुछ कवक तंतु सतत नलिकाकार होते हैं जिनमें बहुकेंद्रित कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म भरा होता है। क्या होता है कि एक ही साइटोप्लाज्म में काफ़ी सारे केंद्रक प्रेजेंट होते हैं जिन्हें सहकोशिकी कवक तंतु कहते हैं। अन्य कवक तंतुओं में पट्टिए होते हैं। पट्टिए का मतलब यूं करके ऐसे पट होते हैं यहाँ, और कुछ होते हैं अपट्टिए होते हैं, उनके अंदर ये क्या है मिक्स हो जाते हैं, यानी कि साइटोप्लाज्म में काफ़ी सारे क्या होते हैं न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। फंजाई की सेल वॉल काइटिन तथा पॉलीसैकेराइड की बनी होती है। ये लाइन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फंजाई की सेल वॉल कैसी होती है, काइटिन की, ठीक है, तथा पॉलीसैकेराइड की भी बनी होती है। ऑप्शन में आ जाएगी फंजाई की सेल वॉल होती है काइटिन की, ऑप्शन नंबर बी काइटिन प्लस पॉलीसैकेराइड की, ऑप्शन नंबर सी सेलुलोज की, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो आपको बी लगाना है, काइटिन तथा पॉलीसैकेराइड दोनों की होती है, ठीक है। अधिकांश फंजाई परपोषित होती हैं। वे मर्त सबस्टांस से घुलनशील कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर लेती हैं, अतः इन्हें मर्त जीवी कहते हैं। जो फंजाई संजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर करती हैं उन्हें परजीवी कहते हैं, ठीक है। जो पौधों और जंतुओं पर निर्भर करती हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। जो मर्त सबस्टांस पर निर्भर करती हैं उन्हें मर्तजीवी कहते हैं। ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ तथा उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर भी रह सकती है। ऐसी फंजाई सहजीवी फंजाई कहलाती है। यानी कि ये शैवाल, लाइकेन और उच्च वर्गीय पौधे हैं ना, उनके साथ भी ये सहजीवी संबंध दर्शाती है। कौन? फंजाई। फंजाई में जनन कायक खंडन फिलामेंट की फॉर्म में होता है, विखंडन मकुलन विधि द्वारा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खंडन भी हो सकता है, विखंडन भी हो सकता है और मकुलन विधि द्वारा होता है। अलैंगिक जनन स्पोर बीजाणु जिसे कोनिडिया कहते हैं अथवा दानी बीजाणु अथवा चल बीजाणु द्वारा होता है। चल बीजाणु, दानी, ये देखो, ये दोबारा पढ़ो। जो इनका अलैंगिक जनन होता है वो स्पोर द्वारा होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं? कोनिडिया, ठीक है, क्या बोलते हैं? कोनिडिया, अथवा दानी बीजाणु भी कहते हैं, अथवा चल बीजाणु द्वारा होता है। अलैंगिक जनन ऊस्पोरा, एस्कस बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। तो जो इनका अलैंगिक जनन होता है वो कोनिडिया, चल बीजाणु, दानी बीजाणु द्वारा होता है। जो इनका लैंगिक जनन होता है वो ऊस्पोरा, एस्कस बीजाणु और बेसिडियम बीजाणु द्वारा होता है। विभिन्न बीजाणु सुस्पष्ट संरचनाओं में उत्पन्न होते हैं जिन्हें फलनकाय कहते हैं। जो स्पोर होते हैं वो सुस्पष्ट संरचना में उत्पन्न होते हैं जिन्हें अपने क्या बोलते हैं? फलनकाय कहते हैं। लैंगिक चक्र में निम्नलिखित 3 सोपान होते हैं। जो इनका लैंगिक चक्र होता है उसमें कितने सोपान होते हैं? 3 सोपान होते हैं। कैसे होता है इनका लैंगिक चक्र? देखो, 2 चल तथा अचल गैमीट के प्रोटोप्लाज्म का संलयन होना, इस क्रिया को प्लाज्मोगैमी कहते हैं। एक मान लो ये अपनी फंजाई, इसका प्रोटोप्लाज्म और इसका प्रोटोप्लाज्म का क्या हो जाए? संलयन हो जाए। ये जो फंजाई के गैमीट हैं वो चल भी हो सकते हैं और अचल भी हो सकते हैं। सेकंड, 2 केंद्रकों का संलयन हो जाए, 2 केंद्रकों का संलयन हो जाए उसे केंद्रक संलयन कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म का संलयन प्लाज्मोगैमी, केंद्रक का संलयन केंद्र संलयन। युग्मनज में, युग्मनज क्या होता है कि
एन गैमीट मिलकर क्या बनाते हैं 2n जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, फर्स्ट सेल होती है। जाइगोट यानी कि युग्मनज में मियोसिस के कारण अगुणित बीजाणु बनना, लैंगिक जनन में संयोज्य संगम के दौरान दो अगुणित कवक तंतु पास पास आते हैं और संलयित होते हैं। कुछ फंजाई में 2n कोशिकाओं के संलयन के तुरंत बाद एक 2n कोशिका बन जाती है। यद्यपि अन्य फंजाई एस्कोमाइस्टीज में एक मध्यवर्ती द्विकेंद्रकीय अवस्था n+n अर्थात एक कोशिका में दो केंद्रक बनते हैं। ऐसी परिस्थिति को केंद्रक युग्म तथा इस अवस्था को फंगस की द्विकेंद्रक प्रावस्था कहते हैं। मेनली होता तो क्या है कि यहाँ से n और ये 2n बना लेते हैं, ठीक है, और जाइगोट बन जाएगा। पर क्या है एस्कोमाइस्टीज में ये n और ये n एक ही सेल के अंदर अभी फर्टिलाइजेशन इनका हुआ नहीं है, ये जुड़े नहीं है, ये n+n की फॉर्म में पड़े हैं। ऐसे एक फंजाई के अंदर होता है, कौन सी फंजाई का टाइप है वो एस्कोमाइस्टीज, उसमें बोलते हैं द्विकेंद्र की अवस्था आती है। बाद में पेत्रक केंद्रक संलयन हो जाता है और कोशिका 2n बन जाती है। बाद में तो 2n ही बनना है। फंजाई फलनकाय बनाती है जिसमें न्यूनीकरण विभाजन होता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन होगा। ये जो 2n है वो किस में कन्वर्ट होते हैं nn में, जिसके कारण अगुणित स्पोर बनते हैं। ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे nn के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। कवक जाल की आकार की बीजाणु बढ़ने तथा फलनकाय बढ़ने की विधि जगत को विभिन्न वर्गों में विभक्त करने का आधार, यानी कि अब अपने कवक की कुछ डिवीज़न किए हुए हैं। किस बेस पे किए हुए हैं? उनकी आकार की, उनके स्पोर बनन के आधार पर, उनके फलनकाय बढ़ने की विधि जगत को, उनके फलनकाय के बेस पे, उनके बीजाणु बढ़ने के और उनके आकारिकी के बेस पे। सबसे पहला पॉइंट है फाइकोमाइस्टीज। क्या याद रखना है? फाइकोमाइस्टीज। ये किसका टाइप है? फंजाई का। याद हो तो इससे पहले अपने प्रोटिस्टा के भी टाइप करके आए हैं, ना, अपंक कवक, स्पोरोजोआ, यूग्लिनोइड, डायनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइट, ठीक है। मोनेरा के अंदर अपने बैक्टीरिया पढ़ के आए हैं, आद बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। वैसे ही अपने फंजाई के अंदर भी पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं फाइकोमाइस्टीज। क्या पढ़ रहे हैं अपने? फाइकोमाइस्टीज। फाइकोमाइस्टीज जलीय आवासों, गली सड़ी लकड़ी, नम तथा सीलन भरे स्थानों अथवा पौधों पर अविकल्पी परजीवी के रूप में पाई जाती है। अविकल्पी, जिसके पास और कोई विकल्प ना हो, ओब्लिगेट पैरासाइट। कवक जाल अपटीय तथा बहुकेंद्रित होता है। पट नहीं होंगे तो जो साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस काफ़ी सारे होंगे। अलैंगिक जनन, चल बीजाणु पढ़ा था ना, अलैंगिक जनन के जो स्पोर होते हैं, जिसे कोनिडिया, धन बीजाणु, चल बीजाणु अथवा अचल बीजाणु द्वारा होता है। ये बीजाणु दानी में अंतरजातीय होते हैं, अंदर की तरफ होते हैं। दो युग्मकों के संलयन से युग्माणु बनते हैं। दो गैमीट की फॉर्मेशन से क्या बनते हैं? युग्माणु। इन युग्मकों की आकार की एक जैसी तो उसे क्या बोलेंगे? समयुग्मकता। अथवा भिन्न हो तो उसे क्या बोलेंगे? असयुग्मी अथवा विषम युग्मिकी हो सकते हैं। इसके सामान्य उदाहरण है म्यूकर। क्या याद रखना है? म्यूकर, एम से। राइजोपस, आर से। राइजोपस को रोटी के कवक पहले भी बता चुका है, बताया ना, रोटी के ऊपर भी फंगस आ जाती है, उसे राइजोपस होती है वो। और एल्ब्यूगा, ए। दोबारा बता देती हूँ एग्जाम्पल क्या क्या है। फाइकोमाइस्टीज, फाइकोमाइस्टीज की स्पेलिंग पी से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? पी से। फाइकोमाइस्टीज की स्पेलिंग किससे शुरू होती है? पी से। तो फाइकोमाइस्टीज के अंदर आपको याद रखना है राम। क्या याद रखना है? राम। राइजोपस रोटी
कवक। एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो को बोलते हैं सरसों पर परजीवी फंजाई। अभी करके आए, सरसों पर धब्बे आ जाते हैं उनकी पत्तियों पर फंजाई के कारण, वो एल्ब्यूगो। मैं से एम से क्या याद रखना है, म्यूकर। म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो, ये राम वाली ट्रिक किसके अंदर है, फाइकोमाइस्टीज। फाइकोमाइस्टीज में एग्जाम्पल याद रखने हैं, म्यूकर, राइजोपस रोटी के कवक, एल्ब्यूगो सरसों पर परजीवी। जो ये फाइकोमाइस्टीज होते हैं वो अपटीय होते हैं। क्या होते हैं, अपटीय होते हैं, एसेप्टम, ठीक है। ऑब्लिगेट परजीवी की फॉर्म में होते हैं, इतना ही याद रखना है इसके अंदर। एस्कोमाइस्टीज, फंजाई की जो सेकंड क्लास है वो क्या है, एस्कोमाइस्टीज। अभी पढ़ के आए, इसके अंदर N+N फेज आती है अलग से। इसे सामान्यतः थैली फंजाई भी कहा जाता है। हमारी थैली कैसी हो, ऐसी हो। हमारी थैली कैसी हो, ऐसी हो। हमारी थैली कैसी हो, ऐसी हो। ऐसी से क्या याद रह जाएगा, एस्कोमाइस्टीज। विरले पाए जाने वाले एस्कोमाइस्टीज एक कोशिक जैसे ईस्ट सैक्रोमाइसीज के अलावा ये बहुकोशिक जैसे पेनिसिलियम होती है। ये मर्तजीवी अपघटक परजीवी अथवा शमलरागी यानी कि पशुविष्टा पर उगने वाले होते हैं। यहाँ तक देखो आप, इसके अंदर बहुत अच्छी बात है। मैंने अभी आपको बताया कि हमारी जो थैली हो वो कैसी हो, ऐसी हो। हमारी थैली कैसी हो, ऐसी हो, यानी कि थैली फंजाई क्या है, एस्कोमाइस्टीज। इसके अंदर अपने जो भी थैली के अंदर याद होता है, नॉर्मली अपने को क्या याद होता है फंजाई में, ईस्ट याद होता है, और क्या याद होता है, पेनिसिलियम। तो इस थैली के अंदर अपने क्या डालेंगे, ईस्ट और पेनिसिलियम। ईस्ट यूनिसेलुलर होता है, बाकी सब क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ईस्ट का वैज्ञानिक नाम याद रखना है सैक्रोमाइसीज। क्या याद रखोगे, सैक्रोमाइसीज। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं दोबारा बोल देती हूँ, इसे सामान्यतः थैली फंजाई भी कहते हैं। विरले थोड़े पाए जाते हैं। पाए जाने वाले एस्कोमाइस्टीज एक कोशिक जैसे ईस्ट सैक्रोमाइसीज के अलावा ये बहुकोशिक जैसे पेनिसिलियम होती है। ये मर्तजीवी अपघटक परजीवी अथवा शमलरागी पशुविष्टा पर उगने वाले होते हैं। कवक जाल शाखित होता है, ब्रांच्ड फॉर्म में, शाखा के अंदर बटा होता है, तथा पट्टीय होता है। ठीक है, जो अपने अभी फाइकोमाइस्टीज करके आए थे वो अपट्टीय था, और जो अपने अभी कर रहे हैं वो क्या है, पट्टीय। एस्कोमाइस्टीज कैसा होता है, पट्टीय। हमारी थैली के अंदर जो थैली है वो कैसी हो, ऐसी हो। और एक थैली होती है उसका ऐसे पट सा बना होता है ना, ऐसे बंद होती है वो थैली, तो पट्टीय होगी। याद करने का तरीका है, और कुछ भी नहीं। अलैंगिक बीजाणु कोनिडिया होते हैं। अलैंगिक स्पोर को क्या बोलते हैं, कोनिडिया। जो विशिष्ट कवक जाल जिसे कोनिडियम धर कहते हैं पर बहिर्जात रूप से उत्पन्न होते हैं। वहाँ पर कैसे था ये अंतःजात अंदर की तरफ, यहाँ पर कैसे हैं ये बहिर्जात। कोनिडिया अंकुरित होकर कवक जाल बनाते हैं। अलैंगिक बीजाणु को एस्कस बीजाणु कहते हैं। लैंगिक बीजाणु को क्या बोलते हैं, एस्कस। अभी करके आए थे ऊस्पोर, एस्कस, बेसिडियम, ये कैसे होते हैं, लैंगिक बीजाणु। और जो अलैंगिक बीजाणु होते हैं उसके अंदर अपने करके आए थे कोनिडिया। ये बीजाणु थैलीसम एस्कस में अंतरजातीय रूप से उत्पन्न होते हैं। जो लैंगिक बीजाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, अंतरजातीय, और अलैंगिक बीजाणु होते हैं वो कैसे होते हैं, बहिर्जातीय। उसके अंदर तो सिर्फ अपने अलैंगिक जनन का ही पढ़ के आए हैं ना, अंतरजातीय। यहाँ पे लैंगिक और अलैंगिक दोनों ही हैं। अलैंगिक के अंदर बहिर्जातीय और लैंगिक के अंदर अंतरजातीय। ये एसोई एक वचन एस्कस विभिन्न प्रकार की फलन काय में लगी होते हैं जिन्हें एस्कोकार्प कहते हैं।
मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। इसके कुछ उदाहरण क्या हैं? अब देखो, अपने थैली की बात चल रही है। थैली फंजाई यानी कि एस्कोमाइस्टीज में क्या होंगे? एस्परजिलस। क्या होते हैं? एस्परजिलस। क्या होते हैं? एस्परजिलस। केल्वीसेप तथा न्यूरोस्पोरा। एग्जाम्पल क्या याद रखना है? एस्परजिलस, केल्वीसेप, न्यूरोस्पोरा। एस्परजिलस, केल्वीसेप, न्यूरोस्पोरा तीनों एग्जाम्पल किसके अंदर आएंगे? एस्कोमाइस्टीज के अंदर। तो जैसे एस्कोमाइस्टीज आते ही एस्को से क्या याद आ जाएगा? एस्परजिलस, केल्वीसेप और न्यूरोस्पोरा। साथ में इकट्ठे याद आने चाहिए, एस्परजिलस, केल्वीसेप और न्यूरोस्पोरा। और फाइकोमाइस्टीज में क्या याद आना चाहिए? राम। न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवंशिक प्रयोगों में बहुतायत से किया जाता है। इसी कारण ये पादप जगत की ड्रोसोफिला के नाम से प्रसिद्ध है। ये देखो, पादप जगत की ड्रोसोफिला, ज़्यादा प्रयोग हुए हैं ना ड्रोसोफिला पर, वैसे न्यूरोस्पोरा पे भी जेनेटिक मटेरियल में काफ़ी यूज हुए हैं। तो ये लाइन भी आपको याद रखनी है, ये स्टेटमेंट में आएगी। न्यूरोस्पोरा का उपयोग जैव रासायनिक तथा आनुवंशिक प्रयोगों में बहुतायत से हुआ है। इसी कारण ये पादप जगत की ड्रोसोफिला के समान प्रसिद्ध है। इस वर्ग में आने वाले मोरिल तथा ट्रैफल खाने योग्य होते हैं और इन्हें सुस्वादु भोजन समझा जाता है। तो मोरिल और ट्रैफल कैसे होते हैं? ईटेबल, खाने योग्य होते हैं। किस कौन कौन से आते हैं एस्कोमाइस्टीज में? एग्जाम्पल, एस्कोमाइस्टीज को थैली फंजाई कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर ईस्ट, सैक्रोमाइसीज, पेनिसिलियम, ठीक है, एस्परजिलस, कैल्वीसेप, न्यूरोस्पोरा, मोरिल, ट्रैफल, ये रखे जाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगली जो क्लास है वो है बेसिडियोमाइस्टीज। क्या है? बेसिडियोमाइस्टीज। बेसिडियोमाइस्टीज के ज्ञात सामान्य प्रकार, बेसिडियोमाइस्टीज के ज्ञात सामान्य प्रकार मशरूम, नाम सुना होगा, अभी अपने करके आए थे, मशरूम, ब्रेक्ट फंजाई अथवा पफ बोल है। ब्रेक्ट फंजाई का दूसरा नाम क्या है? पफ बोल। मशरूम, ब्रेक्ट फंजाई, जिसे अपने क्या बोलते हैं? पफ बोल। क्या बोलते हैं उसे? बेसिडियोमाइस्टीज के अंदर आती है मशरूम, ब्रेक्ट फंजाई अथवा पफ बोल। ये मिट्टी में लट्टे तथा वृक्ष के ठूंठों पर सजीव पादपों के अंदर परजीवी के रूप में उगते हैं, जैसे कीट तथा कंड, समस्त, कवक जाल, शाखी तथा पटिए होती हैं। यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट है? पट प्रेजेंट है। एक जो सबसे पहले आया था ना फाइकोमाइस्टीज, उसके अंदर ही क्या थे? पटिए। बाकी जो एस्कोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टीज है ना, उसमें कवक जाल, शाखित और पटिए होती हैं। इसमें अलैंगिक बीजाणु प्राय नहीं पाए जाते, तो ये अच्छी बात है। बेसिडियोमाइस्टीज के अंदर क्या है? अलैंगिक बीजाणु नहीं पाए जाते। जो एस्कोमाइस्टीज है उसके अंदर अलैंगिक और लैंगिक दोनों ही थे, और जो सबसे पहले फाइकोमाइस्टीज है उसके अंदर क्या था? अलैंगिक था। लेकिन कायक जनन खंडन विधि द्वारा बहुत सामान्य है। कायक जनन तो होता ही है, खंडन, विखंडन, ये पता ही है ना। इसमें लैंगिक अंग नहीं होते, लेकिन इसमें प्लाज्मोगेमी विभिन्न स्ट्रेनों वाली दो कायक कोशिका अथवा जीन प्रारूप के संलयन से होती है। इसमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्र की होती है, जिससे अंततः बेसिडियम बनते हैं। ये क्वेश्चन आ जा सकता है। इसके अंदर अलैंगिक बीजाणु भी नहीं होते हैं और लैंगिक अंग भी नहीं होते हैं। लैंगिक अंग नहीं होते, इसमें क्या बनती है? प्लाज्मोगेमी बनती है, ठीक है। और एक N+N वाली जो स्ट्रक्चर बनती है उसे क्या बोलते हैं? अपने बेसिडियम बोलते हैं। बेसिडियम बोलते हैं। बेसिडियम में केंद्रक संलयन, कैरियोगेमी तथा मियोसिस होता है। 2N से बाद में NN बनते हैं, जिसके कारण 4 बेसिडियम स्पोर बनते हैं। बेसिडियम स्पोर बेसिडियम पर बहिर्जातीय उत्पन्न होते हैं। बै से बेसिडियम, बै से बहिर्जातीय। बेसिडियम फलन काय में लगे होते हैं, जैसे बेसिडियोकार्प, ठीक है। इसके कुछ सामान्य उदाहरण है। अगैरिकस मशरूम, मशरूम को क्या बोलते हैं भाई?
अगेरिकस, ओस्टिलेगो कंड, पक्सीनिया कीट फंगस, गेहूं के अंदर कीट रोग कौन उत्पन्न करती है? पक्सीनिया। तो अपनी इसके अंदर भी बेसिडियोमाइस्टीज के अंदर क्या याद रखना है आपको? बेसिडियोमाइस्टीज के अंदर एक तो ये याद रखना है कि इसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मोगैमी फेज होती है, दो कायक कोशिकाओं तथा अथवा जीन प्रारूप के संलयन होते हैं जिसमें बनने वाली संरचना द्विकेंद्र की होती है। ठीक है, दो केंद्रक प्रेजेंट होंगे जिससे अंततः बेसिडियम बनते हैं। बेसिडियम में केंद्रक संलयन कैरियोगेमी तथा मियोसिस होता है, वही एन मिलकर 2n बनाएंगे, बाद में ये क्या है मियोसिस करके 4 क्या बना लेंगे, बेसिडियोस्पोर बना लेंगे। तो अपने को यदि अभी तक ज़्यादा नहीं पता लगा ना तो बेसिडियो माइस्टीज के एग्जाम्पल जरूर याद रखने हैं। जैसे फाइकोमाइस्टीज के अंदर राम याद रखा था आपने, एस्कोमाइस्टीज के अंदर ईस्ट जिसे सैक्रोमाइसीज बोलते हैं, पक्सीनिया, एस्परजिलस, कैल्वीसेप, न्यूरोस्पोरा, उसके बाद क्या थे 2 एटेबल, मोरिल और ट्रैपल। और वैसे ही अपने इसके अंदर बेसिडियम के अंदर अगेरिकस यानी कि मशरूम, ओस्टिलेगो कंड और पक्सीनिया याद रखने हैं। आगे चलते हैं, अपनी जो आज फंजाई की लास्ट डिवीज़न है या क्लास है ड्यूटेरोमाइस्टीज। कैसी? ड्यूटेरोमाइस्टीज। इसे प्राय इनकम्प्लीट क्या बोलते हैं? इसे इनकम्प्लीट फंजाई, अपूर्ण कवक भी कहते हैं क्योंकि इसकी केवल अलैंगिक अथवा कायक प्रावस्था ही ज्ञात है। तो लैंगिक नहीं होगी, मतलब ये इसमें अलैंगिक फेज ही पता है। जब इस फंजाई की लैंगिक प्रावस्था की खोज हो जाती तब उसे उसके उचित वर्ग में रख दिया जाता है। यह भी संभव है कि अलैंगिक तथा कायिक प्रावस्था को एक नाम दे दिया गया है और उन्हें ड्यूटेरोमाइस्टीज में रख दिया गया। सीधी सीधी बात है, इसके अंदर क्या नहीं है, लैंगिक जनन अभी तक पता नहीं चला और लैंगिक प्रावस्था को दूसरे वर्ग में। बाद में जब उनके अनुबंधों कड़ी का पता लगा तो फंजाई की उचित पहचान हो गई, तब उन्हें ड्यूटेरोमाइस्टीज से निकाल कर एक और जब ड्यूटेरोमाइस्टीज के सदस्यों की उचित लैंगिक प्रावस्था का पता लग गया तब उन्हें एस्कोमाइस्टीज और बेसिडियोमाइस्टीज में सम्मिलित कर दिया गया। इन्हीं के अंदर था ना लैंगिक, एस्को और बेसिडियो के अंदर ही, तो उसके अंदर डाल दिया गया। ड्यूटेरोमाइस्टीज केवल अलैंगिक बीजाणुओं जिन्हें कॉनिडिया कहते हैं से जनन करते हैं। इसके कवक जाल पट्टीय और शाखित होते हैं। सिर्फ पहले वाले जो फाइकोमाइस्टीज है उसमें ऐपट थे, बाकी सब में पट्टीय और शाखित। इसके कुछ सदस्य मर्तजीवी अथवा परजीवी हैं, लेकिन उनके अधिकांश सदस्य अवशिष्ट के अपघटक होते हैं और खनिज के चक्रण में सहायता करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, फंजाई की कौन सी क्लास है जो खनिज के चक्रण में सहायता करती है? तो ड्यूटेरोमाइस्टीज। तो इसके कुछ उदाहरण भी हैं। अल्टरनेरिया, क्या याद रखना है? अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा। तो ये ट्राइकम और ट्राइकोडर्मा और अल्टरनेरिया ये किसके अंदर आएंगे? अपने ड्यूटेरोमाइस्टीज के अंदर। अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा किसके अंदर याद रखनी है आपको? ड्यूटेरोमाइस्टीज के अंदर। आज अपने फंजाई के अंदर देखा है ड्यूटेरोमाइस्टीज के अंदर एग्जाम्पल अल्टरनेरिया, कोलिटोट्राइकम और ट्राइकोडर्मा। उसके बाद अपने एग्जाम्पल बेसिडियोमाइस्टीज में मशरूम याद रखनी है, अगेरिकस, ओस्टिलेगो और पक्सीनिया याद रखना है। एस्परजिलस के अंदर अपने को कौन कौन से, या एस्कोमाइस्टीज के अंदर अपने को ईस्ट, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, कैल्वीसेप, न्यूरोस्पोरा, मोरिल, ट्रैफल याद रखनी है। एग्जाम्पल ही बता रही हूँ अभी, बाकी तो सारा बता ही दिया। फाइकोमाइस्टीज के अंदर म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगा याद रखना है। तो जैसा कि आपको पता है कि अपने क्या क्या कर लिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। अब अपने एक तो प्लांटी वर्ग रह गया और एक एनिमेलिया। उसके बारे में
इस चैप्टर के अंदर थोड़ा कम ही दिया हुआ है, क्योंकि उसके लिए अलग चैप्टर बनाए हैं। जो चैप्टर नंबर 3 है वो प्लांट से रिलेटेड है, और जो चैप्टर नंबर 4 है वो किस से रिलेटेड है, अपनी एनीमिलिया से। तो जैसा कि अपने क्या क्या पढ़ लिया, एक तो अपने क्या पढ़ लिया, मोनेरा, क्या पढ़ लिया, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई को अपने कवर कर लिया। अब जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपने क्या स्टार्ट करेंगे, प्लांटी। क्या स्टार्ट करेंगे, प्लांटी। प्लांटी के बाद एनीमिलिया, थोड़ा बहुत पढ़ना है क्योंकि इसका अलग से चैप्टर है, वहाँ इसे पूरी अच्छी तरीके से। फिर वायरस, वायरोइड, प्रियोन और लाइकेन के बारे में पढ़ के अपने चैप्टर को क्या कर देंगे, कंप्लीट। आई होप आपको यहाँ तक ये चैप्टर अच्छे से समझ आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट किया करें। और यदि आपको टेस्ट सीरीज भी चाहिए तो हमारे लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो और बताओ कि आपको पहले 11th 12th क्लास की टेस्ट सीरीज चाहिए साइंस की, या 6th to 10th क्लास की चाहिए। जैसा आप कहोगे अपने वैसे ही कर लेंगे। और थैंक यू सो मच।